हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड वांट ऑफ फैक्टर भी देखेंगे। ऑलराइट, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें आपको अगर याद होगा तो एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट एसोसिएट नॉर दे डिसोसिएट। मगर फ़र्ज़ करिए कि सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाए, तब क्या होगा? तब वांट ऑफ फैक्टर का रोल यहाँ पर आता है। वांट ऑफ फैक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि वांट ऑफ फैक्टर कब इंट्रोड्यूस होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट और एसोसिएट, देन वांट ऑफ फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड। वांट ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। वांट ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, और ये तब, फिर से बता दे रहा हूँ, ये तब इंट्रोड्यूस होता है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आइदर डिसोसिएट करते हैं या फिर एसोसिएट करते हैं। अब सिंपल से सोचने वाली बात यह है कि अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों उसको बोला जा रहा है? वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब सॉल्यूट पार्टिकल जब डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करते हैं तो उनका जो क्वांटिटी होती है वो सेम रहती है। मगर जैसे ही वो डिसोसिएट या एसोसिएट करने लगते हैं तो क्वांटिटी चेंज हो जाती है एंड हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो हेंस अबनॉर्मेलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अबनॉर्मेलिटी चेक की जाती है। तो अब ज़रा देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर लिखता हूँ कि जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली। ठीक है, और अभी जैसे मैंने आपको बताया अबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड So observed or abnormal colligative property is directly proportional to number of particles of solute after dissociation or association, and normal colligative property is directly proportional to number of particles of the solute initially. ठीक है, तो अगर हम I को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी divided by normal colligative property. So observed colligative property divided by normal colligative property. तो इसका मतलब अगर हम इस टर्म में लिखें तो number of particles अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। ठीक है, तो ये आई का दरअसल एक फॉर्मूला हो गया। अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अगर उनको हम यहाँ पर प्लेस करें तो फॉर्मूलेज आई के लिए क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अभी आपने देखा था आई के यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए थे। अब जैसे मैंने बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आई के क्या फॉर्मूलेज आ जाएंगे। तो आई इज़ इक्वल टू, वो तो आपने दो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल इज़ इक्वल टू, या नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Depression in freezing point observed divided by depression in freezing point normal is equal to elevation in boiling point observed divided by elevation in boiling point normal is equal to
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ऑलराइट, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक रिलेशन होता है विद मॉलिक्यूलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर मैं I को फिर से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूला जो यहाँ पर पहला फॉर्मूला मैंने लिखा था, अगर उसके टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ एंड उसमें मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्लूड करना चाहूँ, तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस आप हमेशा याद रखिएगा, तो आपको आगे न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन विद वांट ऑफ फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन तो मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पर मॉलिक्यूल है AB3 फॉर इंस्टेंस, और AB2 मान लेते हैं, ये AB मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो ये दिस विल डिसोसिएट एज A2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस B नेगेटिव। अगर ये इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो ये 0 0 होगा इनिशियली, ठीक है। और एट टाइम t मतलब आफ्टर सम टाइम इसमें से कुछ पोर्शन निकल गया, तो मान लीजिए कि 60% निकल गया या 70% निकल गया, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। मतलब दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैज़ डिसोसिएटेड 70%, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 70% लेते थे, मतलब 0.7 लेते थे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा इसमें से डिसोसिएट कर गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा। ये कितना बचा, बना अल्फ़ा, और ये कितना बना 2 अल्फ़ा, ठीक है। सो टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, दैट इज़ 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अब I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इज 1 प्लस 2 अल्फ़ा एंड इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1, ठीक है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आ गया I माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पर AB3 ले लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, जब AB4 ले लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। तो एक जनरल इक्वेशन आती है अल्फ़ा और I के बीच में जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज़, या जो रिलेशन बनता है दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। तो ये रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। ये मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ये वर्किंग करनी है हमें, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बता दिया ताकि हम अगला वो जो न्यूमेरिकल करेंगे वो ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड I। अच्छा, अब यहाँ पर N क्या है, N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, एक टर्म यहां पर मैं और बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज वांट ऑफ कोएफिशिएंट। वांट ऑफ कोएफिशिएंट, वांट ऑफ कोएफिशिएंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I अपॉन N। वांट ऑफ कोएफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I अपॉन N। G इज इक्वल टू I अपॉन वांट ऑफ कोएफिशिएंट, G से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू I अपॉन N। N वही चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल गेट्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल गेट्स डिसोसिएटेड। तो वही चीज़ है दरअसल ये, ठीक है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड I। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर भी अल्फ़ा से ले लेते क्योंकि आप अपने बुक्स में अल्फ़ा ही देखोगे, नहीं तो अगर मैं कुछ और टर्म लिख दूंगा तो आप वो चीज़ ढूंढने लग जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है,
मान लीजिए कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A थे, ये एसोसिएट कर गए हैं टू प्रोड्यूस AN, ठीक है, मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल्स थे वो एसोसिएट कर गए हैं टू प्रोड्यूस अ डाइमर। तो अगर यहाँ पे इनिशियल 1 है तो ये 0 होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू t डैश। मान लीजिए आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ पार्ट इसमें से निकल गया, कितना निकला 1 माइनस n अल्फ़ा, और यहाँ पर कितना बचा अल्फ़ा अपॉन n, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन आ गया 1 माइनस n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग वो अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1, हाँ ठीक है, राइट। अब I का जो फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन जैसे आपने अभी देखा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1, तो ये इधर चला गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। अब ये रिलेशन आ गया बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड I। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, पार्टिकल्स एसोसिएटेड, n है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, ठीक है। और अभी जो आपने पहले देखा डिसोसिएशन वाला, उसमें था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पर याद रखिएगा जो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, मतलब कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करके डाइमर बना रहे हैं तो यहाँ पर n की जगह 2 ले लेंगे, अगर 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करके ट्राइमर बना रहे हैं तो यहाँ पर n की जगह 3 ले लेंगे, ठीक है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अब आपको I पता चल गया, अल्फ़ा पता चल गया, तो अब I को हम अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले में यूज़ कैसे करें ज़रा देखिएगा। जैसे कि पहला आपका था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला आपको याद है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, Kf इंटू मोलैलिटी। तीसरा फॉर्मूला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये Kb इंटू मोलैलिटी। एंड चौथा फॉर्मूला था पाई वी इज इक्वल टू nRT ऑस्मोटिक प्रेशर। करेंगे क्या, सब जगह राइट हैंड साइड में I पुट कर दीजिए, हो गया। तो ये अब आपके नए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हो गए जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन को इंक्लूड करके लिखा गया, ठीक है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले अल्फ़ा और I के बीच में रिलेशन देखा था। डिसोसिएशन के लिए आपने देखा था फॉर्मूला अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, एंड एसोसिएशन के लिए आपने फॉर्मूला देखा था अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। मैं पर्सनली यही फॉर्मूले यूज़ करता हूँ किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, राइट। I के जो पिछले आपने फॉर्मूलेज देखे थे मैं उनको बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, बट जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ज़रूर यूज़ करता हूँ, मगर बहुत रेयरली इन फॉर्मूलेज को मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोला जाता है, या एसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोला जाता है। तो आप सीधे सीधे वो लिखते थे ना फॉर्मूला K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो एक ये फॉर्मूला और है जो कि यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर, अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर, ठीक है। आपने इक्विलिब्रियम में ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन ग्रेड 11th, राइट। सो अब इतना वांट फैक्टर में आपने सब पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो पहला न्यूमेरिकल है JEE 2000 में आया था, 3 मार्क का ये क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का वॉल्यूम दे दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर to 500 centimeter cube of water, 3 into 10 to the power minus 3 kg of acetic acid is added. तो weight WB acetic acid is a solute, acetic acid is added. कितना 3 into 10 to the power minus 3 kg. If 23% of acetic acid is dissociated, मतलब अल्फ़ा दे दिया गया है 23%, मतलब कि 0.23 डिसोसिएट हो रहा है. What will be the depression in freezing point? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं भाई साहब, मतलब डेल्टा TF बोल रहे निकालने को. KF
एंड डेंसिटी ऑफ वाटर KF दे दिया गया है वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया गया है 0.997 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, इसमें आपको वो भी निकालना है वांट ऑफ कोएफिशिएंट भी निकालना है। उसमें उस एग्जामिनेशन में नहीं था, मगर मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, वांट ऑफ कोएफिशिएंट भी आपको निकालना है। ये क्वेश्चन IIT 2000 में आया हुआ है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन था उस वक्त। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये। इसको करेंगे कैसे, आपको निकालना है क्या है, डेल्टा TF निकालना है एंड वांट ऑफ कोएफिशिएंट। ऑलराइट, सबसे पहले आप I निकालिए। देखिए अल्फ़ा आपको गिवन है, हमेशा याद रखिएगा वो जो मैंने लास्ट में फॉर्मूले लिखे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अल्फ़ा के बीच में, तो मैं हमेशा इन्हीं दोनों फॉर्मूलेज को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर I मुझे दी हुई है और मुझे अल्फ़ा निकालना है तो मैं यहाँ से I निकालता हूँ और अल्फ़ा फिर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अगर मुझे अल्फ़ा दिया हुआ है I निकालने तो पहले अल्फ़ा मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ एंड I फिर मैं दूसरे वाले मतलब पहले वाले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले थे उससे निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अल्फ़ा दिया है तो मुझे I निकालना है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला डिसोसिएशन वाला लगा देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। अब एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट करेगा इंटू CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब 2 पार्टिकल्स है प्रोड्यूस, तो इनकी जगह यहाँ पर 2 पुटा देते हैं। तो अल्फ़ा इज़ 0.23 I-1 अपॉन 2-1, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1.23, I इज इक्वल टू 1.23, ये आ गया आपका। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा I की वैल्यू जब भी डिसोसिएशन होगा I की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, जब भी एसोसिएशन होगा I की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, ऑलराइट, अब आपको चाहिए डेल्टा TF, तो सीधे सीधे डेल्टा TF वाले फॉर्मूले में हम लोग पुटा देते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। डेल्टा TF अपन लोग को चाहिए, I की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली, KF इज़ 1.86, WB 3 इंटू 10⁻³ kg है, हमें यहाँ पर ग्राम में चाहिए तो ये 3 ग्राम्स तो हो गया, ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए दिए थे। तो MB 60 है आपका, जो एसिटिक एसिड इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। WA, अब WA हम लोग को नहीं पता है, मगर WA के लिए आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 0.997 और वॉल्यूम इज 500 इंटू 1000 ऐसे लगा हुआ है। समझ में आ गया सब कुछ, सारी चीज़ें, ये भी पता चल गया होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम लोगों ने कर दिया इसको, तो मास निकल के आ गया, वही यहाँ पर पुटा दिया। तो डेल्टा TF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.228 केल्विन। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 0.228 आएगा। फिर नेक्स्ट हमें निकालना है G, निकालना है G इज इक्वल टू I अपॉन N, I था 1.23, N यहाँ पर 2। ठीक है, देखिए G निकालना है ना, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था I अपॉन N होता है, तो ये आ जाएगा 0.61 अप्रॉक्सीमेटली 0.61 ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन केम इन IIT 2000, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा। ऑलराइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2011 IIT में आया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया AX/BY, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा एंड I के बीच में रिलेशन निकालना है। ये डिसोसिएशन, ये आपको सॉल्ट दिया हुआ है, तो इस सॉल्ट के लिए अल्फ़ा और I के बीच में रिलेशन निकालना है। ये 2011 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब बहुत सिंपल है, अल्फ़ा और I के बीच में रिलेशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो डिसोसिएशन वाला रिलेशन पूरा निकाल के बिल्कुल वैसे ही करना है। ऑलराइट, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। AX प्लस BY विल गिव XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव। अब अगर ये इनिशियल हमने 1 मोल ले लिया तो ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा निकला तो ये बनेगा X अल्फ़ा और ये बनेगा Y अल्फ़ा, ये जो स्टोशियोमेट्री होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टोटल पार्टिकल्स
आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जोड़ देंगे सबको, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। अब ठीक है, अब आई का फॉर्मूला होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा अपॉन 1। अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x प्लस वाई माइनस 1, सो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये आ गया आपका आंसर। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड वाई। उधर जो ऑप्शंस आए थे, 4 ऑप्शंस थे, उसमें पहला ऑप्शन ये था, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2014 का, क्वेश्चन 3 है 2014 का, कि ये आपको दे दिए गए हैं 4 सॉल्ट्स जो कि 100% डिसोसिएट करते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं जो कि 100% डिसोसिएट करते हैं। मैग्नीशियम फॉस्फेट, फिर Na3PO4। इन सब में आपको बताना है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, स्टूडेंट बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन किस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो फॉर्मूला आप लोग को याद है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉन्टर फैक्टर का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी। अगर v को नीचे ले जाए नंबर ऑफ मोल्स के, तो ये c हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो अगर यही कॉन्सेंट्रेशन ये और I के बीच में खेल है, अच्छा क्योंकि 100% डिसोसिएट कर रहा है तो I इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, तो 100% डिसोसिएट कर रहा है तो अल्फ़ा की जगह 1 हो गया, तो n-1, तो I इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं वही I की वैल्यू हो जाएगी। फिर उस I की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटा देंगे। C की वैल्यू हमें पता ही है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले C2H5OH का केस, C2H5OH में ऑस्मोटिक प्रेशर का खेल क्या होगा। I की वैल्यू क्या होगी, C2H5OH डिसोसिएट्स इनटू C2H5O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, मतलब 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन 0.500, ये R और ये T, तो यह वैल्यू आ जाएगी 1 RT। अब हम लोग देखते हैं Mg3PO4 होल ट्वाइस। नाउ Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये देखिए 5 पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 3 इधर 2 इधर। जब ये डिसोसिएट होगा तो 5 पार्टिकल्स, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.100 RT, तो ये आ जाएगा 0.5 RT। ठीक है, अब KBr डिसोसिएट करेगा तो 2 पार्टिकल्स बनेंगे, तो I की वैल्यू 2, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.50 RT, मतलब ये भी 0.5 RT। फिर Na3PO4 4 पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, 4 पार्टिकल, तो I की वैल्यू 3, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.125 RT, ये आ जाएगा 0.5 RT। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आ रहा, C2H5OH का, और ये सब क्या है, ये सब हैं आइसोटोनिक। सो ये आंसर इज C2H5OH, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दिस क्वेश्चन केम इन IIT 2000 JEE मेंस 2017। ये JEE मेंस 2017 का है ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो 2014 का था, ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ये 2017 का है, सॉरी। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेज बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी एफ इज 0.45 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाय 0.45 डेल्टा टी एफ दिया। 1.2 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड, आपका सोल्यूट हो गया एस्टिक एसिड 0.2 ग्राम्स, इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट हो गया बेंजीन। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, ये है बेंजीन। इफ एस्टिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ डाइमर, डाइमर बना रहा है ये एस्टिक एसिड, डाइमर बना रहा है, डाइमर बना रहा है एस्टिक एसिड, एसोसिएशन हो रहा। परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है आपको, तो एसोसिएशन, एसोसिएशन का परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/1/n-1। अब डाइमर बना रहा है ना, तो 1/2 - 1। अब अल्फा निकालने के लिए आपको आई चाहिए, आई आप कैसे निकालेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले से। देखिए तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो डेल्टा टी एफ आपको पता है 0.45, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज मत करिए क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है, इंडिविजुअल सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर इंडिविजुअल सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की वैल्यू दी होती तो आप उसको केल्विन में चेंज करते। डेल्टा टी की वैल्यू दी है तो आप उसको केल्विन में चेंज मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आई निकालना है, के एफ इज 5.12, के एफ इज 5.12, डब्ल्यू बी इज़ 0.2 क्योंकि एस्टिक एसिड है, मॉलिक्यूलर मास 60, डब्ल्यू ए इज़ 20, यह आ गया आपका 1000, ठीक है। सो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.527, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0.527 आ गई, यहाँ पर पुटा दीजिए उसको, 0.527 -1/-1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.946, ओहो 0.946, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 94.6%, ठीक है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये भी, ऑलराइट। सो दिस क्वेश्चन केम इन, ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2017 में, देखा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। So this was it in this particular chapter in fact and video। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कोई अगर टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है मैं शायद मिस कर गया हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको उस पर जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। आपने देखे न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ईजी थे, खुद अपने मेथड्स यूज़ करने की कोशिश करिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स गलत नहीं होने चाहिए, मेथड कोई भी हो सकता है बट मेथड गलत नहीं होना चाहिए, आपका आंसर सही आना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, राइट। सो और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस वगैरह और प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जेई वगैरह क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ऑलराइट, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑलराइट। सो आई होप दैट you have liked the video. With this is Dr. Imran Khan signing off. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.